रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस केस की समाअत इस हवाले से बड़ी ही अहमियत की हामिल थी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से 2 रोज़ कबल सेनेट के इंतखाबात से मुतल्लिक एक सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया गया। पहले सदर मुमलिकत की जानिब से इस ऑर्डीनेंस की मंजूरी दी गई, बाद में वजारत कानून की जानिब से इस ऑर्डीनेंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ तो ये देखा गया कि अपोजिशन की जमातों की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नवाज़, मौलाना फजल रहमान की जमात और अपोजिशन की दीगर सियासी जमातें शामिल थीं, हुकूमत की जानिब से इस ऑर्डीनेंस के इजरा को खूब तनकीद का निशाना बनाया गया। यहाँ तक कहा गया कि हुकूमत का ये जो इक़दाम है, इस इक़दाम के ज़रिए पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं उसे सबोताज करने की एक अटैम्प्ट की गई है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर बाकायदा समाअत का आगाज़ हुआ तो मौलाना फजल रहमान के वकील कामरान मुर्तज़ा और साबिक़ चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की जानिब से सदारती ऑर्डीनेंस पर कुछ एतराज़ात उठाए गए। वो एतराज़ात क्या थे और इन एतराज़ात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए और क्या डायरेक्शन जारी की गई, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूँगा। इसके अलावा आज की सदारती रेफरेंस केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल की जानिब से किन नुकात पर दलाइल दिए गए वो भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट में मौलाना फजल रहमान के मुबैना फ्रंटमैन मूसा खान के एक मुकदमे की समाअत हुई है। इस मुकदमे का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सदारती रेफरेंस केस की समाअत के हवाले से। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज सदारती रेफरेंस की समाअत की। 15 मिनट ताख़ीर से अदालती कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ। जैसी अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल देने के लिए रोस्टम पर आए तो मौलाना फजल रहमान की जमात के जो वकील हैं कामरान मुर्तज़ा, उनकी जानिब से अदालती कार्रवाई पे एतराज़ उठाकर खलल डाला गया। कामरान मुर्तज़ा का ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से सेनेट के इंतखाबात से मुतल्लिक ऑर्डीनेंस जारी करके एक नई सूरत हाल पैदा कर दी गई है। कामरान मुर्तज़ा का ये कहना था कि ये जो ऑर्डीनेंस हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है, इसमें पेशगोई कर दी गई है कि अदालत इस मामले पर क्या फ़ैसला करने जा रही है। कामरान मुर्तज़ा का ये भी कहना था कि मैं भी रुकने पार्लियामेंट रहा हूँ, सेनेट का रुकन रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसी लेजिस्लेशन किसी हुकूमत की जानिब से भी होती हुई नहीं देखी। उनका यह कहना था कि हुकूमत को ये ऑर्डीनेंस जारी करने से पहले अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन का यह कहना था कि ये जो ऑर्डीनेंस हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है, इसे सुप्रीम कोर्ट की राय से, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत कर दिया गया है और इस रेफरेंस को किसी भी स्टेक होल्डर की जानिब से या किसी भी सियासी जमात की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज नहीं किया गया। लेकिन कामरान मुर्तज़ा ने अदालत को ये बताया कि मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से इस ऑर्डीनेंस को चैलेंज कर दिया गया है। बाकायदा एक दरख्वास्त जो है वो सदारती रेफरेंस में दायर कर दी गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह जवाब दिया कि जब आपकी बारी आएगी तो आप इस सदारती ऑर्डीनेंस पर बात कर सकते हैं। लेकिन कामरान मुर्तज़ा ने इंसिस्ट किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि एटलीस्ट हमारी इस दरख्वास्त के ऊपर जो फ्री कैन हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने इस सदारती ऑर्डीनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद रज़ा रब्बानी साहब आए। रज़ा रब्बानी साहब का ये कहना था कि मशरूत तौर पर यह ऑर्डीनेंस जारी किया गया है, लेकिन इस ऑर्डीनेंस को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल भी कर दिया गया है। तो ये कंट्राडिक्शन जो है इस ऑर्डीनेंस के इजरा में बज़ाहिर मौजूद है। इस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि ऑर्डीनेंस तो जारी कर दिया गया है और लगता यह है कि ऑर्डीनेंस हुकूमत की जानिब से स्पेकुलेशन का लफ्ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किया गया कि हुकूमत ने स्पेकुलेशन की बुनियाद पर यह ऑर्डीनेंस जारी किया है। हुकूमत के पास ऑर्डीनेंस जारी करने का अख्तियार है। अदालत जो है हुकूमत को ये अख्तियार इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती। अब तो ये ऑर्डीनेंस जारी कर दिया गया है, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आप इस पर बात कर सकते हैं। इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई। सिंध बार एसोसिएशन की जानिब से भी इस ऑर्डीनेंस को चैलेंज किया गया। बाकायदा एक दरख्वास्त दायर की गई है। सिंध बार काउंसिल के वकील, सिंध बार एसोसिएशन के वकील जो है एडवोकेट सलाहुद्दीन अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को ये पॉइंट आउट किया कि ये जो अदालत समाअत कर रही है सदारती रेफरेंस पर, यह अदालत की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 186 की ये जुरिस्डिक्शन है, लेकिन जो हमारी दरख्वास्त है इस पर अदालत को 184(3) का नोटिस जारी करना चाहिए। इस मामले का नोटिस लेना चाहिए जो सदारती ऑर्डीनेंस हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर सो मोटो का नोटिस जारी करने से या सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 184(3) की, उसका नोटिस जारी करने की इस्तदाद जो है वो सिंध बार एसोसिएशन के वकील की मुस्तरद कर दी गई। इसके बाद अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए। उनका ये कहना था कि 11 फरवरी को शेड्यूल जारी होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से
सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हमारी ये कंडीशनल लेजिस्लेशन है। अदालत के फ़ैसले इस किस्म की कंडीशनल लेजिस्लेशन के हवाले से मौजूद हैं। 1988 का एक फ़ैसला है, एक 50 का फ़ैसला मौजूद है और ऐसी कानून साजी माजी में भी होती रही है। उनका ये भी कहना था कि अगर हम ये ऑर्डिनेंस जारी ना करते और 11 फरवरी के बाद इलेक्शन कमीशन का जब शेड्यूल आ जाता, उसके बाद 11 फरवरी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी कोई राय देती है तो वो सिर्फ एकेडमिक जो है वो ओपिनियन रह जाती, उस पर किसी किस्म का कोई ऑपरेशन या कोई अमल दरामद नहीं हो सकता था। तो इसी तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये कंडीशनल ऑर्डिनेंस जो है हुकूमत की जानिब से जारी किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि ये जो ऑर्डिनेंस हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है इसका अदालती कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मशरूत ना होता ये ऑर्डिनेंस तो इसे हम कलअदम करार दे देते। जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से आज फिर अपना वो दोबारा सवाल जो है वो दोहराया गया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आज इसी नुक्ते पर जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स पर आर्गू करना चाहते थे। तो जस्टिस उमरता बंदियाल ने यह कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर मैंने ये रिमार्क दिए थे कि ऐवान बाला जो है वो बड़े लोगों का हाउस है। बड़े लोगों का मतलब वो लोग जो मैच्योर होते हैं। उन्होंने जस्टिस उमरता बंदियाल का ये कहना था कि कौमी असम्बली में झगड़ा होता है लेकिन सेनेट में एक मैच्योर बहस की जाती है। बल्कि उन्होंने निशानदेही भी की जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से कि जिस दिन हमने ये रिमार्क्स दिए उस दिन शायद उस दिन या उससे एक दिन पहले जो है वो कौमी असम्बली में अरकान के दरमियान झगड़ा हुआ था, हंगामा हुआ था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारी पार्लियामेंट तो बड़ी महज़ब है, जो बैरून ममालिक की बल्कि महज़ब ममालिक की जो पार्लियामेंट है उसमें तो कुर्सियाँ भी चल जाती हैं। तो इस पर अज़राए तफन्नुन या एक लाइटर नोट पे या लाइटर मोड में जस्टिस इजाज़ुल हसन की जानिब से कहा गया कि बाहर के ममालिक की पार्लियामेंट को देखते हुए शायद हमारी जो पार्लियामेंट के लगी जो नशिस्तें हैं उन्हें फ़िक्स किया गया है ताकि हमारे अरकान जो हैं वो एक दूसरे पर कुर्सियाँ ना चला सकें। अटॉर्नी जनरल का यह कहना था कि सेनेट के इंतखाबात पर धांधली के इल्ज़ामात लगते रहते हैं, अरकान के ख़रीदो फ़रोख्त का इल्ज़ाम लगता रहता है, हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हुकूमत ये लेजिस्लेशन करना चाहती है। सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाना चाहती है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुखातिब हुए एक मरतबा फिर रज़ा रब्बानी से और उनसे ये पूछा गया कि मकसद तो हुकूमत का बड़ा अच्छा है कि हुकूमत ओपन बैलेट के ज़रिए ये इलेक्शन कराना चाहती है, लेकिन आप एतराज़ उठा रहे हैं कि क्या आप सेनेट के इंतखाबात में शफाफियत नहीं चाहते। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि अगर इस तरीके से सीक्रेट बैलेट होगा तो जो मुंतखब होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर इस तरीके से लोग मुंतखब होंगे तो फिर करप्ट लोग जो है वो मुंतखब होंगे। और प्रोसेस तो यही है कि इलेक्शन जो भी हो, चाहे वो सेनेट का हो, कौमी असम्बली का हो, वो इतना साफ शफाफ होना चाहिए कि उसमें करप्ट लोग जो है वो मुंतखब ना हो पाएँ। तो आप किस बुनियाद के ऊपर जो है वो ओपन बैलेट को अपोज़ कर रहे हैं। इस पर रज़ा रब्बानी की जानिब से कहा गया कि तमाम सियासी जमातें भी सेनेट के इंतखाबात में शफाफियत चाहते हैं, लेकिन अदालत के सामने जो सवाल है वो सेनेट के इंतखाबात की शफाफियत का नहीं है। अदालत के सामने सवाल सिर्फ इतना सा है कि सेनेट के इंतखाबात पर क्या आर्टिकल 226 का इतलाक़ होगा या फिर सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होंगे। तो अदालत के सामने प्योरली सिर्फ यही सवाल है कि आया कि 226 के तहत इलेक्शन होंगे या फिर सेनेट के जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके आर्टिकल 122 के तहत जो है ये सेनेट का इलेक्शन होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे पास जो मामला है वो आइन का आर्टिकल 226 की तशरीह का है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि अगर एतराज़ नहीं है तो फिर रज़ा रब्बानी के जवाब पर कि ओपन बैलेट कर, क्योंकि रज़ा रब्बानी ने कहा कि हमें ओपन बैलेट पर कोई एतराज़ नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर आपको ओपन बैलेट पर एतराज़ नहीं है तो फिर जुमेरात के रोज़ कौमी असम्बली में क्या हुआ था जब हुकूमत की जानिब से आइनी तरमीमी बिल जो है वो पेश किया गया। अटॉर्नी जनरल इस पर यह कहा कि इस समाअत में सदारती रेफरेंस में ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी है, ना मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी गई है, जिस पर रज़ा रब्बानी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में मौजूद है और सिंध हुकूमत इस मामले को जब उसकी बारी आएगी एडवोकेट जनरल सिंध के ज़रिए कॉन्टेस्ट करेगी। जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि मैं PTI का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करूँगा। लेकिन आज एक नोबल आर्गूमेंट जो है वो रज़ा रब्बानी की जानिब से दिया गया है कि जो एडवोकेट जनरल सिंध हुकूमत की जानिब से पेश होंगे वो दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन आज मुस्लिम लीग नवाज़ के मोहसिन शाह नवाज़ रांझा भी मौजूद थे, जो आज ये बता रहे थे सहाफ़ियों को कि कल हो सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ भी इस केस में फ़रीक बनने की बाकायदा दरख्वास्त दे दे। तो ये तो आज की अदालती कार्रवाई होगी, लेकिन हुकूमत की जो इंटेंट है कि सेनेट का इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए, ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन
सिर्फ ये सेनेटर्स के लिए ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी ये इलेक्शन जो है वो ओपन होना चाहिए। क्योंकि माजी में अभी जो हालिया चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गुजरा है 2018 में या 2020 में, जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी, उसमें किस तरह से अरकान ने अपनी सियासी जमातों के साथ वाबस्तगियों को तब्दील किया, किस तरह से अपनी जमात की जो डायरेक्शन थी, जो पॉलिसी थी, उससे डेविएट किया गया, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। तो इस इलेक्शन के बाद, सेनेट के इलेक्शन के बाद, हुकूमत ने भी अपना चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार सामने लेकर आना है, अपोजिशन ने भी अपने चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार सामने लेकर आना है। तो मुनासिब ये होगा हुकूमत के लिए कि जहाँ सेनेट का इलेक्शन जो है ओपन बैलेट के ज़रिए हुकूमत कराना चाहती है, वहीं चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए। वैसे तो आर्टिकल 226 बड़ा वाज़ेह है, जिसमें वज़ीर आज़म और वज़रा आला के अलावा जितने भी इलेक्शन हैं वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सेनेट के इलेक्शन पर इलेक्शन एक्ट के 2017 का इतलाक़ होता है, जबकि अपोजिशन का ये कहना है कि ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन कराने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फ़ैसला देती है। दूसरी खबर, आज मूसा खान की दरख्वास्त ज़मानत से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। कामरान मुर्तज़ा मूसा खान की जानिब से अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए कि मूसा खान पर एक इल्ज़ाम तो ये है कि उन्होंने अपने बेटे और भतीजे को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिस पर जस्टिस मुशीर आलम की जानिब से कहा गया कि क्या जिन लोगों को नौकरियां दी गई उनकी डिग्रियां जाली थीं, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने अदालत को ये बताया गया कि डिग्री जाली होने का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहले से ज़ेर इल्तवा है। लेकिन जो इल्ज़ाम लगाए गए मूसा खान पर, उसमें एक एतराज़ जो है कि इनके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है और वालिद की 1988 की ज़मीन जो कि वालिद के नाम पर थी, उस पर भी इल्ज़ाम लगाकर जो है वो रेफरेंस बना दिया गया है, जिस पर अदालत ने इस मुकदमे में मूसा खान के ज़मानत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इससे पहले मूसा खान ने ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासाजात के इस रेफरेंस में मूसा खान की दरख्वास्त ज़मानत को खारिज कर दिया था, ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। तो ये नाज़रीन आज की डिटेल होगी। अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।